नमस्कार, द बोनस के इस प्राइम टाइम शो बोनस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह और शाम के 7 बजते ही आपके जेब से लेकर के देश की अर्थव्यवस्था पर असर डालने वाली तमाम महत्वपूर्ण खबरें लेकर के हम पहुंच चुके हैं अपने स्टूडियो और खबरों के विश्लेषण के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं द बोनस के संपादक अंशुमान तिवारी जी। अंशुमान सर, बहुत बहुत स्वागत आपका सर। धन्यवाद विपुल। तो अंशुमान सर के साथ तमाम खबरों का विश्लेषण शुरू करें उससे पहले आपको ये बता देते हैं कि आज मुख्य तौर पर हम किन विषयों पर बातचीत करेंगे, किन महत्वपूर्ण खबरों को अपने इस कार्यक्रम में जगह देंगे। नज़र डालते हैं ऑन द शो पर। सबसे पहले बात होगी आयकर विभाग के उस फैसले की जिसने कि टीसीएस से जुड़े नियमों को बदला गया है। अंशुमान सर से समझेंगे कि नियम बदलने की आखिर में ज़रूरत पड़ी क्यों। इसके बाद दलहन और तिलहन फसलों की कीमतों में आई गिरावट पर भी बातचीत करेंगे। अधिकतर का भाव समर्थन मूल्य से अब नीचे चला गया है। जानेंगे कि इसकी वजह क्या है और इसका असर क्या देखने को मिल सकता है। रिजर्व बैंक के मासिक बुलेटिन में बैंकों की डिपॉजिट ग्रोथ के सामने लघु बचत योजनाओं के ज़्यादा ब्याज को रुकावट बताया गया है। रिजर्व बैंक आखिर ये क्या संकेत देना चाहता है, इसको भी जानेंगे। इसके बाद भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर चल रही बातचीत पर भी चर्चा होगी। जानेंगे कि अमेरिका भारत से आखिर में चाहता क्या है और क्या भारत अमेरिका की मांगे मानेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अब चीन पर लगे टैरिफ में नरमी की बात कही है। उधर पावेल पर भी बोला है कि उन्हें हटाने की फिलहाल योजना नहीं है। आगे ट्रंप को पलटना क्यों पड़ रहा है, अंत में इसी खबर पर डिटेल में होगी बातचीत। लेकिन शुरुआत करेंगे आयकर विभाग की खबर के साथ। आयकर विभाग ने टीसीएस नियमों में बदलाव करके 10 लग्जरी और महंगी वस्तुओं को टीसीएस के दायरे में शामिल किया है। अब महंगी गाड़ियाँ, महंगे हैंडबैग या पर्स, महंगे जूते और होम थिएटर जैसी चीज़ों को खरीदते समय टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स यानी कि टीसीएस का भुगतान करना होगा। इन नियमों को सोमवार से लागू कर दिया गया है। सर, आखिर में सीबीडीटी को इसकी आवश्यकता क्यों करनी पड़ी आखिर में? विपुल जी, ये नोटिफिकेशन बहुत लंबे समय से इसकी प्रतीक्षा की जा रही थी। दिलचस्प बात यह है कि इस टीसीएस के फैसले की घोषणा जुलाई 2024 के बजट में की गई थी और उस हिसाब से ये 1 जनवरी 2025 से लागू हो चुका है। लेकिन अभी तक वित्त मंत्रालय या सीबीडीटी ने इस टीसीएस की अधिसूचना या नोटिफिकेशन नहीं दिया था, जो आज जारी किया गया है। टीसीएस का मतलब होता है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। ये टीडीएस का जुड़वा भाई है। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स में जहां पर आपका टैक्स एम्प्लॉय आपकी तनख्वाह से काट लेता है, वैसे ही टीसीएस जब आप कोई खरीद करते हैं तो उससे उसका टैक्स सोर्स पर काट लिया जाता है। इस नई जो अधिसूचना हमारे सामने खुली है वो ये बता रही है कि 10 लाख रुपए से ऊपर तक के जो लग्जरी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं जो इसमें शामिल होंगे, इनमें कोई भी रिस्ट वॉच है, इसमें कोई आर्ट पीस है, इसमें कोई एंटीक पीस है, इसके अलावा कलेक्टिबल्स हैं जैसे कॉइन्स और स्टैम्प है, याट है, रोइंग बोट है, हेलीकॉप्टर्स हैं, सनग्लासेस हैं, महंगे चश्मे अगर आप खरीद रहे हैं तो वो भी इसमें शामिल हैं। इसके अलावा हैंडबैग्स है, पर्स है, शूज़ है, स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट हैं, स्पोर्ट्स वियर है, होम थिएटर सिस्टम है, या हॉर्स रेसिंग और पोलो में भी अगर आपने पैसा लगाया है तो इस पर टीसीएस को एडवांस में काट लिया जाएगा। ये प्रक्रिया कैसे काम करती है लोगों के लिए समझना इस बात के लिए ज़रूरी है कि मान लीजिए अगर आपने कोई सामान 30 लाख रुपए का खरीदा है तो उसके ऊपर खरीदते समय विक्रेता 1% का टीसीएस यानी 30,000 रुपए आप पहले से ही काट लेगा और ये वो सरकार के पास जमा करेगा। इनकम टैक्स का रिटर्न भरते समय जैसे आप टीडीएस का ब्यौरा लेते हैं अपने एम्प्लॉयर से, ठीक उसी तरह टीसीएस की जानकारी आप अपने इनकम टैक्स के रिटर्न में भरेंगे और उस हिसाब से आपके टैक्स की गणना होगी। तो भारत में अब ये टीसीएस की व्यवस्था यहाँ से स्थापित हो गई है। इससे पहले तक केवल 10 लाख रुपए के तक की से ऊपर के जो कार या थी, जो वाहन थे, उन पर टीसीएस लगाया जाता था। जी। इस बीच ग्राहकों के केवाईसी डेटा को शेयर करने के लिए बैंकों को अब ग्राहक से ओटीपी के जरिए मंजूरी लेना जरूरी होगा। सेंट्रल केवाईसी रिकॉर्ड रजिस्ट्री ने इसे ज़रूरी कर दिया है। बढ़ते डिजिटल फ्रॉड को ध्यान में रखते हुए सरकार ने आखिर में कदम उठाया है। हाल ही में बैंक अधिकारियों के साथ वित्त मंत्रालय के अधिकारियों की बैठक हुई जिसमें कि बैंकों को ये निर्देश दिया गया। सर, आखिर में सरकार ने ये कदम उठाने की आवश्यकता पड़ी क्यों? एक तो वजह है कि डिजिटल फ्रॉड तेजी से बढ़ रहे हैं और केवाईसी के आंकड़ों का लीकेज बहुत ज़्यादा है, जिस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। अलग अलग जगह से, बैंकों से और काफ़ी जगह से केवाईसी के आंकड़ों की लीकेज होती है। और दूसरी चीज़ ये कि सरकार, वित्त मंत्रालय और रिजर्व बैंक मिलकर ई केवाईसी की व्यवस्था को और सुगठित करना चाहता है। तो बैंकर अगर किसी तरीके का केवाईसी डिटेल लेना चाहेंगे तो वो लोगों को
को उसके OTP भेजेंगे। ऐसा इसलिए सुनिश्चित किया जा रहा है ताकि पूरा का पूरा जो सिस्टम जो KYC का है, जिसमें बड़ी चुनौतियां हैं, वो पूरा सिस्टम जिसमें मोबाइल, आधार और KYC सिस्टम है, वो एक सिंक में काम कर सके और ये स्थापित हो सके कि जिस व्यक्ति का KYC एक्सेस किया जा रहा है, यानी कर्ज देने वाला व्यक्ति जिस व्यक्ति के नो योर कस्टमर सूचनाओं में जा रहा है, वो व्यक्ति सत्यापित है और वास्तविक रूप से सही है। और इस व्यवस्था को लागू करने के लिए, KYC डेटा को डाउनलोड करने के लिए अब कोई भी बैंक सीधे आधार के या डिपॉजिटरी के सिस्टम से डेटा नहीं ले सकेंगे। हमें और आपको ये पता होगा कि किस बैंक ने आपके खाते में, आपके अकाउंट्स में और आपकी सूचना में एक्सेस करके वो सूचना हासिल की है। देश में दलहन और खाद्य तेल के इंपोर्ट में हुई बढ़ोतरी की वजह से खाद्य महंगाई में तो कमी आई है, लेकिन साथ में दलहन और तिलहन की कीमतों में भारी गिरावट देखी जा रही है। कई दलहन और तिलहन का भाव तो सरकार के तय समर्थन मूल्य से नीचे पहुंच गया है। तुअर, चना, सरसों और सोयाबीन की कीमतों पर काफ़ी ज़्यादा दबाव है। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान एग्री इंपोर्ट बिल 20% बढ़कर के $27 अरब दर्ज किया गया है। सर, अभी फिलहाल के लिए कीमतों की मौजूदा सिचुएशन क्या देख रहे हैं आप, और भाव घटने के पीछे इंपोर्ट की आखिर में कितनी बड़ी भूमिका मान रहे हैं? वर्षों बाद, कई वर्ष बाद, 2-3 वर्ष बाद हम आज ऐसी स्थिति देख रहे हैं जब बाजार में कुछ फसलों की कीमतें MSP से नीचे चली गई हैं। और इसका बड़ा व्यापक असर है। अगर हम डेटा पॉइंट से इसको समझने की कोशिश करें, देखने की कोशिश करें, तो अप्रैल का जो आंकड़ा हमारे पास उपलब्ध है उसमें तुअर और चना, इनकी कीमतें, इनका MSP 7550 है, कीमतें 6800 से 7400 रुपए के आसपास है। चने की कीमत MSP से नीचे है। इसकी बड़ी वजह यह है कि एक तो आयात ज़्यादा है और दूसरा ज़्यादा पैदावार हुई है। गेहूं और कपास की फसलें MSP से थोड़ा ऊपर बिक रही हैं। बड़ी वजह जो सबसे बड़ी, सरसों की भी कीमतें हम देख लेते हैं। सरसों की कीमत भी अभी फिलहाल MSP के से नीचे है। सोयाबीन की कीमत भी MSP से नीचे दिखाई दे रही है। तो तिलहन और दलहन जो दो महत्वपूर्ण फसलें हैं जिनकी कीमतें हमें MSP से नीचे दिखती हैं, और इसकी बड़ी एक वजह है विपुल जी, आयात। पिछले 2 साल में सरकार ने महंगाई रोकने के लिए दलहन और तिलहन के आयात में रिकॉर्ड बढ़ोतरी की थी। अभी आपने आंकड़ा बताया कि सरकार का आयात बिल भी बढ़ा है और दलहन और तिलहन के आयात पर ज़्यादा विदेशी मुद्रा गई है। उसका असर बाजार में कीमतों पर दिखाई दिया है, क्योंकि 2024 के मानसून के बाद से और भारत में इन दोनों फसलों की पैदावार भी बढ़ी है। इंपोर्ट के साथ साथ बाजार में आपूर्ति ज़्यादा है। सोयाबीन और तिलहन जैसी फसलों की अंतर्राष्ट्रीय आपूर्ति भी अच्छी है, जो आंकड़े हमें बता रहे हैं, और उस वजह से भी कीमतों पर उसका असर दिखाई दे रहा है। और दालों और तिलहन के MSP में इस बार सरकार ने चावल से ज़्यादा बढ़ोतरी भी की थी। तो ये कुछ कारण हैं जिस वजह से बाजार में अब किसानों के लिए चुनौती है कि उन्हें खुले बाजार में MSP से सस्ती दर पर अपना अनाज बेचना पड़ रहा है। सर, आखिर में कीमतें घटने का असर क्या कुछ देखने को मिल सकता है? 2 बड़े असर दिखते हैं। एक तो ये कि कीमतें घटने का असर रिजर्व बैंक और सरकार के लिए अच्छा है, क्योंकि खाद्य महंगाई की दर में गिरावट होगी, जो आंकड़ा अभी ताज़ा आया भी है। और दलहन और तिलहन पिछले 2-3 साल से फूड प्राइसेस के अंदर, फूड बास्केट में दबाव सबसे ज़्यादा उनका दिख रहा था, सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही थी, तो उसमें उस पर असर कम होगा। लेकिन किसानों के लिए नुकसान की परिस्थिति है, क्योंकि आयात इतना ज़्यादा है, बाजार में आपूर्ति ज़्यादा है, इसलिए किसानों को नुकसान हो रहा है। जो सरकार सब कुछ सारी दलहन और तिलहन की फसलें MSP पर नहीं खरीदती, इसलिए उनको सस्ते दाम पर जाकर बाजार में बेचना पड़ रहा है। और यहाँ से 2 चुनौतियाँ दिखती हैं। अगर सरकार इस समय आयात रोकती है तो कीमतें बाजार में स्वाभाविक रूप से बढ़ेंगी। तो क्या सरकार पर्याप्त स्थिति में इंपोर्ट रोकेगी या इंपोर्ट को कर्टेल करेगी किसानों का नुकसान रोकने के लिए, या उनकी सारी फसल MSP पर खरीदेगी? दूसरा विकल्प ये हो सकता है। और तीसरा ये कि अगर इस साल दलहन और तिलहन फसलों में किसानों को नुकसान होता है लागत से कम कीमत पर बेचने पर या MSP से कम कीमत बेचने पर, तो अगले साल की बुवाई भी प्रभावित हो सकती है। तो ये इस घटनाक्रम पर हमारी नज़र रहेगी और हमारे बोनस के तमाम कवरेजेस में अलग अलग आपको इसके बारे में सूचना भी मिलती रहेगी। इस बीच बैंक फ्रॉड से जुड़े हुए एक मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सख्त टिप्पणी की गई है और केंद्रीय जांच ब्यूरो से कहा गया है कि बैंक फ्रॉड के कई मामलों में बैंकों की मिलीभगत के आरोपों के बावजूद CBI आखिर में उनकी जांच क्यों नहीं करती है। कोर्ट ने यह भी कहा कि फ्रॉड के मामलों में बैंक हमेशा खुद को बचाते रहते हैं, लेकिन उनको सख्त संदेश देने की आवश्यकता है। सर, सुप्रीम कोर्ट को आखिर में ये टिप्पणी करने की आवश्यकता पड़ी क्यों?
मामला है पिछले एक महीने में जब सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों के कामकाज को लेकर सख्ती की। इससे पहले भी एक सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी आई थी जो कि बिल्डर बैंकर नेक्सस को लेकर थी, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की थी और जांच के लिए कहा था। और अभी दूसरा मामला ऐसा आया है जो कर्नाटक हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट रेखांकित करने की कोशिश कर रहा है कि भारत के बैंकों को बचाने की कोशिश न की जाए भ्रष्टाचार के मामलों में। और यह मामला लंबे समय से हम देख रहे हैं, डिमोनेटाइजेशन के दौर से भी लगातार इस तरीके के मामले निकलकर सामने आ रहे हैं जहां बैंकों ने भ्रष्टाचार में, फ्रॉड में बिल्डर्स को, कंपनियों को पैसा देने के लिए तरह तरह से गठजोड़ किए हैं और आमतौर पर जांच पड़ताल में उन्हें बचाने की कोशिश की जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी काफी दो टूक है और अगर सीबीआई से मानती है और आगे बैंक फ्रॉड्स में बैंकों को भी जांच के दायरे में लाया जाता है तो इससे बैंकिंग उद्योग में काफी हलचल मचेगी। लेकिन लगातार 2 बार से हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट बैंक्स को फ्रॉड के मामले में अब सीधे लक्ष्य भी कर रहा है और ये कह भी रहा है। बल्कि पिछला जो बिल्डर्स के नेक्सस वाला मामला था उसमें तो आरबीआई को लाने की भी बात कही गई थी जांच के दायरे में, लेकिन ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया था। तो अगर सीबीआई ऐसा करती है तो हमें बैंकों के अंदर उनके कामकाज की जांच की शुरुआत होती दिखाई देगी। जी, इधर रिजर्व बैंक के मासिक स्टेट ऑफ इकोनॉमी बुलेटिन में छपे लेख में कहा गया है कि बैंकों में ब्याज दर घटने के साइकिल के दौरान लघु बचत योजनाओं पर ब्याज की दर ज़्यादा होने से बैंकों के डिपॉजिट की ग्रोथ पर चोट पहुंच सकती है। लेख के मुताबिक अधिकतर लघु बचत योजनाओं में ब्याज दर अब बैंकों की ब्याज दर से ज़्यादा है। रिजर्व बैंक ने इस साल रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट की कटौती कर दी है, जिसके बाद बैंकों ने भी अब ब्याज दरें घटाना शुरू कर दिया है। लेकिन दूसरी तरफ लघु बचत योजनाओं पर ब्याज की दर अभी ज़्यादा है। सर, रिजर्व बैंक ने आखिर में सरकार को इशारा क्या किया है? देखिए, ये मामला फिर घूमकर वहीं आ गया जो पहले था। जैसे जैसे ब्याज दरों में कमी शुरू हो रही है, बैंकों के डिपॉजिट्स पर ब्याज दरें कम हो रही हैं, बैंकों के लिए सरकार की छोटी बचत योजना प्रतिस्पर्धा की वजह बन रही है। क्योंकि बैंकों में अब 3% तक 2.5%, 2.75% की ब्याज दर 50 लाख रुपए से ऊपर के डिपॉजिट पर एचडीएफसी बैंक ने कर दी है और कई और बैंकों ने भी कमी की है। ऐसी स्थिति में लोग अब बैंक डिपॉजिट में पैसा रखने के बजाय छोटी बचत योजनाओं में पैसा रखेंगे, जिसमें डाकघर डिपॉजिट की स्कीम्स हैं या जो स्मॉल बचत की अलग अलग स्कीम है, छोटी बचत की स्कीम है। और ये वही प्रतिस्पर्धा है जो इससे पहले भी हमने देखी थी। घटती ब्याज दर के साइकिल में रिजर्व बैंक ये कहना चाह रहा है कि अगर बैंकों में डिपॉजिट्स की ग्रोथ रेट टूटती है तो इसकी जिम्मेदारी फिर छोटी बचत योजनाओं पर होगी। हालांकि पिछले 3 बार से विपुल जी सरकार ने छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी नहीं की है, अगर आप पिछले 3 चरण से देखें, जिसमें कि पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि और पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स जैसी स्कीमें आती हैं। लेकिन अब जो स्थिति है उसमें छोटी बचत योजनाओं पर में लोगों को पैसा रखने पर ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। तो क्या इस बात का संकेत है कि आने वाले दिनों में सरकार छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरों में कटौती करेगी? और अगर ऐसा होता है तो ये महत्वपूर्ण होगा देखना। बढ़ोतरी होने की गुंजाइश तो अब ना के बराबर है। जी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF ने कहा है कि अमेरिका के टैरिफ की वजह से वैश्विक ग्रोथ की रफ्तार सुस्त पड़ सकती है। IMF ने 2025 और 26 के लिए ग्रोथ के अनुमान में कटौती की है। 2025 के लिए ग्रोथ अनुमान को 50 बेसिस पॉइंट घटा करके 2.8% रहने का अनुमान लगाया है। 2026 के लिए अनुमान में 30 बेसिस पॉइंट की कटौती की गई है। 2026 के दौरान ग्लोबल ग्रोथ 3% रहने का अनुमान है। IMF ने भारत के ग्रोथ अनुमान को भी 6.5% से घटा करके 6.2% कर दिया गया है। सर, IMF के अनुमान आखिर में अंदर से बता क्या रहे हैं? IMF की जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है वो कल से चर्चा में है और उसने कई महत्वपूर्ण आकलन सामने पेश किए हैं, जिसमें पूरी दुनिया के विकास दर के तो आकलन होते ही हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वार और टैरिफ की रोशनी में IMF की इस रिपोर्ट में काफ़ी महत्वपूर्ण टिप्पणियां की गई हैं। हम इसे विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। 2-3 बहुत महत्वपूर्ण बातें इस रिपोर्ट में कही गई। एक तो ये कहा गया कि ग्रेट डिप्रेशन के बाद यानी 1930 की महामंदी के बाद अमेरिका में टैरिफ का स्तर अब इस समय सबसे ऊंचा हो चुका है और ये एक बिल्कुल अलग तरीके की वित्तीय चुनौती और आर्थिक चुनौती पूरी दुनिया के सामने प्रस्तुत कर रहा है। इसके अलावा दुनिया के सभी देशों के जो अनुमान हैं, उन अनुमानों के हिसाब से वैश्विक स्तर पर IMF को 3.3% की विकास दर का अनुमान इसे घटाकर 2.8% कर दिया गया है। करीब करीब अमेरिका में ऑलमोस्ट
1% से नीचे यानी माइनस में विकास दर पहुंच जाएगी। चीन की विकास दर 4% से घटकर फिर माइनस में 1% से नीचे आ जाएगी। यूरो एरिया माइनस में जाएगा। मैक्सिको में गंभीर मंदी की संभावना है। कनाडा में मंदी की संभावना है। अब भारत में आर्थिक सुस्ती है, गिरावट दिखाई दे रहा है। जनवरी की तुलना में ज्यादातर देशों में विकास दर में तेज गिरावट दिखाई दे रही है और 2-3 ऐसी अर्थव्यवस्थाएं हैं, मैक्सिको और कनाडा, जिनमें गंभीर मंदी आ सकती है। अमेरिका में भी मंदी की संभावना 40% से ज्यादा दिखाई दे रही है। इसके अलावा ग्लोबल ट्रेड को लेकर जो अनुमान आया है उसमें भी गिरावट का आईएमएफ ने कहा है कि उसमें जोरदार गिरावट दिखाई देगी और यह परिस्थिति टैरिफ युद्ध के कारण या टैरिफ के कारण पूरी दुनिया में एक बड़े स्लोडाउन की तरफ इशारा कर रही है। आईएमएफ ने अपने संकेतों में ऐसा कहा है। जी सर, मंदी के खतरे को आप कितना बड़ा मान रहे हैं जो रिपोर्ट में कहा गया है? अगर आप आईएमएफ के आंकड़े देखें जो कि हमारे सामने दिख रहे हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में वैश्विक व्यापार में वृद्धि दर 2% से नीचे रह जाएगी, केवल 1.7% रह जाएगी, तो व्यापार में तो मंदी आएगी, ऐसा आईएमएफ कह रहा है। अमेरिका में मंदी आने की आशंका 40% है। महंगाई 3% बढ़ने की संभावना है। विश्व में महंगाई में कमी भी कम होगी और कमी की गति भी धीमी हो जाएगी। 2025 में करीब 4.3% की महंगाई का अनुमान है। तो आईएमएफ का यह कहना है कि चूंकि पुरानी व्यापार व्यवस्था टूट रही है, प्रोटेक्शनिज्म वापस लौट रहा है, अमेरिका अपना बाजार बंद कर रहा है, दुनिया के देश उस पर प्रतिक्रिया कर रहे हैं, इसलिए यह बिल्कुल एक अनोखी परिस्थिति है दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं के लिए। लेकिन हाँ, यह रिपोर्ट जब लिखी गई थी विपुल जी, तब तक डोनाल्ड ट्रंप अपने टैरिफ के सबसे आक्रामक अवतार में थे। उन्होंने 90 दिनों का पॉज दिया है। कल उन्होंने चाइना को लेकर भी अपने रुख में बदलाव की संभावना जाहिर की है। तो ये रिपोर्ट तैयार होते समय तक की परिस्थिति तो यही थी, लेकिन अब स्थितियां शायद बदलती सुधरती दिखाई देंगी, जिस पर हम आगे बात करेंगे। बिल्कुल। इस बीच भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते के दौरान भारत की तरफ से भारत पर ई कॉमर्स सेक्टर को खोलने का दबाव बनाया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका चाहता है कि भारत की तरफ से अमेजन और वॉलमार्ट के लिए फुल मार्केट एक्सेस उपलब्ध कराई जाए। फिलहाल भारतीय ई कॉमर्स बाजार में अमेजन और फ्लिपकार्ट को थर्ड पार्टी सेलर्स के लिए प्लेटफॉर्म बनने का ही अधिकार है। सर, आखिर में यूएस का इरादा है क्या? ये भारत और अमेरिका की वार्ताओं का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होने वाला है और हम लगातार आपको बोनस पॉइंट में अपडेट कर रहे हैं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वांस भारत की यात्रा पूरी कर रहे हैं। उन्होंने भारत में ऊर्जा और रक्षा आपूर्ति बढ़ाने के लिए भारत से कहा है कि भारत अमेरिका से ज़्यादा ऊर्जा का आपूर्ति करे और रक्षा उपकरणों का इंपोर्ट करे। इस बीच भारतीय टीम वाशिंगटन पहुंच गई है, जहां वो डिस्कशन शुरू कर रही है अमेरिका के ट्रेड डिपार्टमेंट के साथ ट्रेड डील के ऊपर, जो भारत और अमेरिका की सबसे प्रतीक्षित और करीब से देखी जाने वाली ट्रेड डील है। आज जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है इस समय एजेंडे पर, वो अमेरिका में भारत में ई कॉमर्स को लेकर है और ट्रंप इसमें बेहद आक्रामक है। अमेरिका जिस तरह की मांगे लेकर मेज पर आ रहा है, जैसा हमारे सूत्र बता रहे हैं, वो भारत के लिए स्वीकार करना मुश्किल होगा। भारतीय ई कॉमर्स बाजार से अमेरिका ये चाहता है कि 125 अरब डॉलर के इस पूरे बाजार को अमेजन और वॉलमार्ट के लिए पूरी तरह खोल दिया जाए। अमेरिका की और कंपनियां भारत में थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म नहीं हो, बल्कि वो खुद सामान बनाएं, खुद खरीदें और खुद बेचें। भारतीय नियमों के हिसाब से वो केवल एक मार्केट प्लेस मॉडल चला सकती हैं, जिस पर कि वो भारत के विक्रेताओं को लाकर सामान बेच सकती हैं। ई कॉमर्स को भारत को अमेरिका ने एफडीआई के मामलों में गैर टैरिफ नॉन टैरिफ बैरियर के तौर पर अधिसूचित किया है और हाल में जब यूएसटीआर की रिपोर्ट आई थी तो उसमें भी भारत के इस ई कॉमर्स नियमों को लेकर टिप्पणी की गई थी। ये माना जा रहा है कि अमेजन के जेफ बेजोस और वॉलमार्ट के डग मैकलिन ई कॉमर्स पर सरकार के साथ चर्चा में सीधे शामिल हो सकते हैं। असर और दबाव देखिए आप कि अमेरिका की जो दोनों बड़ी कंपनियां हैं और जो भारत की बाजार की सबसे बड़ी कंपनी है, अमेजन और फ्लिपकार्ट की मालिक वॉलमार्ट भारतीय बाजार की सबसे बड़ी कंपनियां हैं, ये सीधी व्यापार वार्ताओं में शामिल हो रही हैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ। और जो बीटीए होना है भारत और अमेरिका के बीच में, उसमें इनका इन्फ्लुएंस और इनका असर सीधे तौर पर दिखाई दे रहा है। इस बीच सर, भारत के ई कॉमर्स अगर हम नियमों की बात करें, वहाँ पे क्या सिचुएशन देख रहे हैं आप? अमेरिका को भारत के जिन नियमों पर आपत्ति है, इसे भी हम समझें, क्योंकि ई कॉमर्स का बाजार हमारे आसपास है, हम लोग रोज उससे खरीदारी कर रहे हैं और भारत में दोनों कंपनियों की डुओपोली है। भारत में विदेशी कंपनियां
अपना प्लेटफॉर्म नहीं बना सकती, केवल विदेश बाकी लोगों के लिए अपना सामान नहीं बेच सकती, केवल मार्केट प्लेस मॉडल में विक्रेताओं का सामान ला सकती हैं। मल्टी ब्रांड रिटेल में भारत सरकार ने निवेश को सीमित रखा है। आपको याद होगा पुरानी डिबेट थी, सिंगल ब्रांड रिटेल में बड़ा निवेश है पर मल्टी ब्रांड रिटेल में सीमित है, क्योंकि छोटे व्यापारियों के हित से प्रभावित होते हैं, इसलिए सरकार हमेशा उन्हें बचाने के लिए एक सीमा से अधिक विदेशी कंपनियों को अंदर नहीं लाने देती। डिस्काउंट देने की छूट पहले दी गई थी, उसे खत्म कर दिया गया है, कोई डिस्काउंट नहीं दिया जाता। जांच को लेकर, उत्पादों की जांच को लेकर भारतीय कंपनियों के नियम बेहद सख्त हैं। इसके अलावा आरबीआई ने शिपिंग मूल्य बढ़ा रखे हैं। ई कॉमर्स को लेकर आरबीआई के बैंकिंग नियमों में भी है, छोटे शिपमेंट के लिए बैंकों का मूल्य भी ज्यादा है। ये सारी चीजें मिलकर भारतीय बाजार को, भारतीय ई कॉमर्स बाजार को भारतीय विक्रेताओं के लिए सुरक्षित बनाती हैं। और यही वो शुरुआती जद्दोजहद थी भारत सरकार की ई कॉमर्स को लेकर या ई रिटेल को खोलने को लेकर। और डोनाल्ड ट्रंप ने विपुल जी वही उंगली रख दी है भारत को, और वही चाहते हैं कि सारी बाधाएं हटा दी जाएं और ये बाजार पूरी तरह लगभग वैसा ही हो जाए भारत का ई कॉमर्स का, जैसा कि अमेजॉन और वॉलमार्ट के लिए दुनिया के अन्य देशों का बाजार है। जी, इस बीच सर अब भारत की तरफ से क्या आपको लग रहा है कि जो अमेरिका की तरफ से डिमांड रखी जा रही है वो उसके लिए राजी हो पाएगा? बड़ी जद्दोजहद है और डोनाल्ड ट्रंप शायद भारत को ई कॉमर्स बाजार में बड़ी रियायतें देने के लिए बाध्य करके इसे अपनी जीत घोषित करेंगे। वैसे भी डोनाल्ड ट्रंप को अपने फैसलों पर पीछे हटना पड़ रहा है, तो वो कुछ ना कुछ बड़ा ऐसा चाहते हैं जिससे कि अमेरिका के उद्योग को दिखा सके या अमेरिका में अपने वोटर्स को दिखा सकें कि उन्होंने कुछ बड़ी चीज हासिल की है। और इस मामले में ई कॉमर्स को लेकर जो उनका दबाव है वो भारत का पक्ष भारतीय सरकार और भारत के वार्ताकार गहराई से महसूस कर रहे हैं। अमेरिका ये चाहता है कि अगर वॉलमार्ट और अमेजॉन के लिए भारत का व्यापार पूरी तरह खुल जाएगा तो अमेरिका से आने वाले सामानों के एक्सपोर्ट की संभावनाएं बढ़ेंगी। और चूंकि भारत इतना बड़ा बाजार है चीन के बाद, और चीन के बाजार में अमेरिका के रिटेलर्स के लिए कोई बड़ी जगह नहीं है, इसलिए वो भारतीय बाजार को लेना चाहते हैं। भारत की कोशिश ये होगी कि भारत को ये पता है कि बाजार खोलने से एफडीआई आएगा, तकनीकी निवेश बढ़ेगा, अंतर्राष्ट्रीय सामान आएगा, लेकिन भारत की कोशिश ये होगी कि वो शायद कुछ थोड़ी रियायतें बढ़ाने की कोशिश करे, विदेशी निवेश की सीमा बढ़ा दे किसी स्तर पर, मार्केट प्लेस मॉडल में थोड़ा परिवर्तन कर दे और कुछ रियायतें देकर चीजों को संभालने की कोशिश करे। क्योंकि पूरी तरह बाजार खोलने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी का या सरकार का जो अपना आधार है, स्वदेशी आधार है, और भारतीय विक्रेताओं का जो आधार है जिसके दबाव में, जिसके प्रभाव में भारत में ई कॉमर्स की नीतियां तय की गई थी, उसे समझाना मुश्किल होगा। असमंजस की स्थिति है और ये वार्ताएं जब अपनी गति से जब आगे बढ़ेंगी तो हमें पता चलेगा कि भारत ने आखिर अमेरिका के दबाव के सामने कितनी रियायतें दी हैं या कितनी जमीन छोड़ी है अमेरिका के लिए। जी, इस बीच अमेरिकी डॉलर के मुकाबले स्विस फ्रैंक में आ रही तेजी ने स्विट्जरलैंड के लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं और ये संभावना जताई जा रही है कि स्विस फ्रैंक में तेजी इसी तरह बनी रही तो स्विस नेशनल बैंक को दखल देना पड़ सकता है। स्विस फ्रैंक के महंगा होने की वजह से स्विट्जरलैंड के एक्सपोर्ट पर चोट पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति टैरिफ नीतियों की वजह से डॉलर के मुकाबले स्विस फ्रैंक में महीने भर के दौरान 9% का उछाल ऑलरेडी आ चुका है। सर, स्विस फ्रैंक का बढ़ना स्विस इकोनॉमी पर किस तरीके से असर डालता हुआ दिखाई दे रहा है? यह बाजार का बेहद दिलचस्प घटनाक्रम है। हम लगातार दर्शकों को पिछले दिनों में बता रहे हैं कि स्विस फ्रैंक की कीमत डॉलर के मुकाबले एक दशक से के सबसे ऊंचे स्तर पर है। जैसे जैसे अमेरिका में अमेरिकी सरकार के फैसले, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से नया बॉन्ड लाने की संभावना, जेरोम पावेल के साथ उनके झगड़े के बाद अमेरिकी बॉन्ड बाजार में गिरावट आई, डॉलर टूटना शुरू हुआ, निवेशकों ने स्विस फ्रैंक की तरफ रुख करना शुरू किया। और आमतौर पर जब भी अमेरिकी डॉलर संकट में होता है तो सबसे चमकने वाली मुद्रा स्विट्जरलैंड की करेंसी होती है, स्विस फ्रैंक। इसीलिए और स्विस फ्रैंक ने उस अपनी इंडिपेंडेंट करेंसी के कारण स्वयं को यू जोन से भी बाहर रखा था, यूरो करेंसी जोन से भी बाहर रखा था। पर अब बड़ी चुनौती यह है कि जो स्विस फ्रैंक में बढ़ोतरी हुई है डॉलर की तुलना में, वो स्विट्जरलैंड के लिए महंगाई का खतरा बढ़ा रही है। स्विट्जरलैंड ने 0.2% की महंगाई का लक्ष्य रखा है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि स्विस फ्रैंक की मजबूती के कारण स्विट्जरलैंड में आने वाला आयात खासा महंगा हो जाएगा। और ऐसी स्थिति में स्विस बैंक को, जो स्विस नेशनल बैंक है, उसे कीमतें रोकने के लिए बाजार में, इस बढ़ोतरी और मजबूती को रोकने के लिए बाजार में दखल देना होगा। ये बेहद अप्रत्याशित सी घटना होगी, लेकिन डॉलर की कमजोरी के कारण अब यूरोप में और खासतौर से स्विट्जरलैंड में महंगाई बढ़ने का खतरा दिख रहा है। महंगाई बढ़ने का खतरा दिख रहा है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अप्रैल की शुरुआत में जो फैसले किए थे उन पर धीरे धीरे पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं।
चीन को छोड़ करके दुनिया के बाकी देशों पर टैरिफ को पहले ही वो 90 दिन के लिए टाल चुके हैं। अब ट्रंप चीन को लेकर भी नरमी के संकेत दिए जा रहे हैं। मंगलवार को ट्रंप ने कहा कि चीन के ऊपर लगाए गए टैरिफ में कमी की जाएगी, लेकिन उन्हें ज़ीरो नहीं किया जाएगा। ट्रंप ने फेडरल रिजर्व जेरोम पावेल पर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि पावेल को फेडरल रिजर्व के चेयरमैन पद से हटाने का उनका कोई भी इरादा नहीं है। सर, ट्रंप आखिर में पावेल के मुद्दे को लेकर के अब पीछे क्यों हटते हुए दिखाई दे रहे हैं? बोनस पॉइंट के दर्शकों को ये लगातार पता होगा, हम लगातार बहुत विस्तार से आपको एक एक क्षण की जानकारी दे रहे हैं। और हमने उस समय भी कहा था कि बॉन्ड बाजार का असर अमेरिकी राष्ट्रपति के फैसले पर दिखाई देगा। और बॉन्ड बाजार ने जिस तरह से यील्ड बढ़ाकर अमेरिकी अर्थव्यवस्था में संकट के संकेत देना शुरू किए, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप के पास कोई और दूसरा विकल्प नहीं था। 24 घंटे पहले तक व्हाइट हाउस इस बात के संकेत दे रहा था कि वो सरकारी कानून की मदद लेकर, जो कि सुप्रीम कोर्ट में एक मामला वहाँ लंबित है जिसके तहत व्हाइट हाउस फेडरल रिजर्व के चेयरमैन को हटा सकता है, उसे हटाने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। लेकिन देर रात, भारतीय समय के अनुसार देर रात, डोनाल्ड ट्रंप ने ओवल ऑफिस में ये कहा कि उनका जेरोम पावेल को हटाने का कोई इरादा नहीं है, बल्कि उन्होंने ये कहा कि वो चाहते हैं कि थोड़ा जल्दी से वो ब्याज दरों में कमी करें, जिससे कि अर्थव्यवस्था को राहत मिल सके। अब समझिए स्पष्ट स्थिति विपुल जी, जेरोम पावेल साफ कह चुके हैं कि अमेरिका में टैरिफ रिकॉर्ड ऊंचाई पर हैं। डोनाल्ड ट्रंप जब तक टैरिफ नहीं घटाते हैं, खत्म नहीं करते हैं, तब तक बाजार में ब्याज दरों में कमी की कोई संभावना नहीं, क्योंकि महंगाई का खतरा सर पर मंडरा रहा है। और उस थीसिस को, उस बात को डोनाल्ड ट्रंप ने उस दिन बेहद नकारा था और एक टिप्पणी भी की थी अपने सोशल हैंडल के जरिए। लेकिन अब बॉन्ड बाजार की कमजोरी, इस बाजार में और डॉलर की कमजोरी ने डोनाल्ड ट्रंप को इस बात के लिए बाध्य किया है कि वो फेड के साथ कम से कम किसी तरीके का मोर्चा न खोलें। लेकिन सर, चीन पर अपने पांव पीछे क्यों खींचे गए जो है अमेरिका की तरफ से, और इस पर अब चीन की तरफ से किस तरीके की प्रतिक्रिया आती हुई दिखाई दे रही है? यह मामला भी उसी से जुड़ा हुआ है, लगभग पूरी तरह उसी से जुड़ा हुआ है। और हमने विस्तार से आपको बताया था बोनस पॉइंट में पिछले सत्र के कार्यक्रमों में कि डोनाल्ड ट्रंप किन किन चीज़ों पर पीछे हटेंगे और क्या क्या वजह होंगी, और लगभग वही स्थितियां सामने दिखाई दे रही हैं। अमेरिका में महंगाई चीन के टैरिफ के कारण आ रही है, क्योंकि चीन के पर टैरिफ 140-145% के आसपास है। और उस महंगाई का असर हमें फेडरल रिजर्व के फैसलों पर दिखाई दे रहा है, बॉन्ड यील्ड पर दिखाई दे रहा है, और डॉलर की कमजोरी पर दिखाई दे रहा है। कुछ भी कर लें डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन जो चीन से सामान आ रहा है उसका तात्कालिक तौर पर कोई दूसरा आपूर्ति केंद्र बनाना मुश्किल है, कोई दूसरी सप्लाई चेन बनाना मुश्किल है। और इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने आज ये कहा कि टैरिफ बहुत ऊंचे हैं, मतलब खुद ही उन्होंने लगाया और आज ये कहा कि टैरिफ बहुत ऊंचे हैं, 145% का टैरिफ है। इतने ऊंचे तो टैरिफ नहीं रहेंगे, इनमें कमी करनी होगी। हम बताते रहे कि अमेरिका के लोग, उपभोक्ता परेशान हैं, वो सामान को खरीद कर भर रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि ट्रेड वार भारी पड़ेगा। तो बॉन्ड बाजार के असर से, बॉन्ड बाजार के डर से डोनाल्ड ट्रंप ने जेरोम पावेल के साथ अपनी जंगों को छोड़ने का ऐलान किया, और महंगाई के डर से और चीन की तरफ से आक्रामक फैसलों के डर से, खासतौर से चीन से आने वाले रेयर अर्थ मेटल का एक्सपोर्ट रोकने के कारण डोनाल्ड ट्रंप को इस पर भी कदम पीछे खींचने पड़े। इससे पहले कल रात अमेरिका के वित्त मंत्री ने भी ऐसा संकेत दिया था। चीन ने थोड़ी नपी तुली और सख्त प्रतिक्रिया दी है। चीन का कहना है कि इस तरह से बात नहीं बनेगी। एक तरफ चीन पर दबाव बनाया जा रहा है और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ कम करने की बात कर रहे हैं। फॉर्मली, औपचारिक रूप से बातचीत होनी चाहिए। अब देखना यह है कि दुनिया के बाजारों में कूटनीतिक विशेषज्ञों के बीच इस बात का इंतजार हो रहा है विपुल जी कि डोनाल्ड ट्रंप कब अपनी तरफ से आधिकारिक रूप से फॉर्मली बातचीत की शुरुआत करते हैं। अगर वो बातचीत की शुरुआत की पेशकश जल्दी होती है, जिसका संकेत हमें मिलने लगा है, तो दुनिया में काफ़ी चीज़ें और बेहतर होंगी, क्योंकि चीन अपनी तरफ से तो कह चुका है कि वो ट्रेड वार नहीं चाहता है और इस मामले पर बात करना चाहता है। और आज भी चीन के प्रवक्ता ने कहा कि हमें खुलकर स्पष्ट रूप से बात करनी होगी टैरिफ कम करने को लेकर। तो इस बात की उम्मीद की जा सकती है कि अगले 2-3 दिनों में, 4 दिनों में अमेरिका और चीन के बीच में किसी तरीके की, किसी स्तर पर, छोटे स्तर पर या निचले स्तर पर, अधिकारियों के स्तर पर व्यापार वार्ताओं का एक दौर शुरू हो सकता है। सर, आखिर में सर, वजह क्या रही है? आप क्या मानते हैं कि इतने सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन से जो है ट्रंप को पीछे हटना पड़ा? क्या डर गए हैं? और अगर डर गए हैं तो किसने डराया है उन्हें?
उनको डराया है बाजार ने। और आज आज जो 2-3 दिन बाजार में आज सुबह से हो रहा है और दुनिया के बाजारों में हो रहा है, बाजार की जीत का ऐलान है। डोनाल्ड ट्रंप दरअसल 1930, 1935, 1940 की मानसिकता के साथ काम कर रहे थे। उन्होंने ऐसा सोचा कि उनके फैसले पूरी दुनिया में मान लिए जाएंगे, लेकिन बीते 25-30 वर्षों में बाजार दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति हो गया है। बॉन्ड बाजार घुड़की देता है तो सरकारें हिलती हैं, शेयर बाजार हिलता है तो दुनिया के कॉर्पोरेट दबाव बनाते हैं। और इसलिए आप ध्यान से देखिए कि टैरिफ और शेयर बाजार में तेज गिरावट, बॉन्ड बाजार में गिरावट ने ट्रंप को डरा दिया। निवेशक फेड की स्वतंत्रता को लेकर बेहद आशंकित हैं और डोनाल्ड ट्रंप को यह ऐसा लगा कि उनके फैसले से अगर फेड की स्वतंत्रता बाधित होती है तो उस पर असर पड़ेगा। इसके अलावा महंगाई का खतरा, आर्थिक जोखिम। और कल हमने आपको एक महत्वपूर्ण बात बताई थी, अगर बोनस पॉइंट के दर्शक याद करेंगे, कल हमने आपको डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिटिकल रेटिंग का हिसाब बताया था। और चुनाव जीतने के बाद, जनवरी में राष्ट्रपति बनने के बाद, सभी महत्वपूर्ण पोल्स में डोनाल्ड ट्रंप की रेटिंग में रिकॉर्ड गिरावट हुई है। यानी वो जो सब कुछ विपुल जी कर रहे थे ना राजनीतिक लाभ के लिए, अपनी राजनीतिक साख बेहतर करने के लिए, वो उनके ऊपर उल्टा पड़ा है। कल हमने विस्तार से वो रेटिंग दिखाई थी आपको कि किस महत्वपूर्ण सर्वे में उनकी रेटिंग क्या, और उनकी आर्थिक रेटिंग, इकोनॉमिक फैसलों की रेटिंग तो बुरी तरह टूटी हुई है। और ये वो बड़ी वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने जिस राजनीतिक एजेंडे को लेकर सत्ता में आए थे, उसी राजनीतिक एजेंडे ने उनका नुकसान करना शुरू कर दिया है। तो एक तरफ राजनीतिक अलोकप्रियता का खतरा है, दूसरी तरफ बाजारों का डर है। और बाजार की ताकत ने दुनिया के सबसे अनोखे अजीबोगरीब राष्ट्रपति को झुकाया है। तो कहा जाता है कि ट्रंप भी झुकते हैं अगर झुकाने वाला हो, और उन्हें किसी दुनिया के देश ने, किसी राष्ट्रपति ने, किसी प्रधानमंत्री ने, दुनिया में के किसी राजनेता ने नहीं, बल्कि उनको उनके अपने बाजार ने, शेयर बाजार ने, बॉन्ड मार्केट ने घुटने टेकने पर मजबूर किया है। जी बिल्कुल। और इस बीच सर अगला महत्वपूर्ण सवाल ये है कि आखिर में क्या ट्रंप पर भरोसा करें, और अगर करते हैं तो क्या इस बात की क्या गारंटी है कि वापस ऐसा नहीं करेंगे? बेहद दिलचस्प सवाल है विपुल जी, और बेहद दिलचस्प जद्दोजहद थी पिछले 3-4 महीने की है कि इसमें जीतेगा कौन, ब्लिंक पहले कौन करेगा। और बाजार की ताकत के सामने पीछे हटे हैं डोनाल्ड ट्रंप, और बाजार ने अब को ये समझ में आ गया है कि इस तरीके के मर्क्यूरियल अजीब तरीके के नेताओं को कैसे संभाला जाता है और उनको कैसे संकेत दिए जाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप पर आप भरोसा नहीं कर सकते, संतुलन बनाने की कोशिश करेंगे, कभी सख्ती करेंगे, कभी कुछ करेंगे, लेकिन चीन पर जो आज उन्होंने कहा, यह डोनाल्ड ट्रंप के फैसले का सबसे बड़ा यू टर्न है। 90 दिन के टैरिफ तक तो यह था कि डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा था कि हम बातचीत कर सकते हैं, पर चीन जिसको लेकर जिस सीमा तक वो चले गए थे, उससे भी अगर वो बात करने की बात कर रहे हैं तो ये समझा जा सकता है कि दबाव कितना गहरा है। फिर भी आप डोनाल्ड ट्रंप के बारे में नहीं कह सकते वो कुछ नहीं करेंगे, लेकिन बाजारों ने उनकी कमजोर नस पकड़ ली है, और अगले 4 साल तक, जब तक वो सत्ता में रहेंगे, बॉन्ड मार्केट, स्टॉक मार्केट, करेंसी बाजार उनकी उस नब्ज पर, उस नस पर उंगली रखे रहेगा। और उन्हें हमेशा ये एहसास रहेगा कि अगर उन्होंने कुछ भी अजीबोगरीब किया फेडरल रिजर्व को लेकर, टैरिफ को लेकर, तो ये बाजार उस नस को दबाएगा। तो इस जद्दोजहद में अमेरिका के बेहद कद्दावर ताकतवर राष्ट्रपति जो अभूतपूर्व बहुमत के साथ सत्ता में पहुंचे थे, उन्हें बाजार ने झुका दिया है। और बाजार की जो ताकत है, पूंजी बाजारों की ताकत है, वो शायद सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरी है। और ये बड़ा संकेत है पूरी दुनिया के नेताओं के लिए, राजनेताओं के लिए कि वो एक ऐसी दुनिया के साथ काम कर रहे हैं जहां वित्तीय बाजारों की शक्ति अब काफ़ी बड़ी हो चुकी है, और वही शायद संस्थाओं को, सरकारों को सही काम करने पर मजबूर कर रहे हैं। चलिए, अब जो है कार्यक्रम को तो समाप्त करने का वक्त हो रहा है, लेकिन आज के कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले अपने दर्शकों को हम बता दें कि अगले हफ्ते से, सोमवार से, हम एक नए कार्यक्रम का आगाज़ कर रहे हैं। कमोडिटी बाज़ार के हमारे जो भी सेगमेंट्स जा रहे हैं, आप सभी का बहुत सारा प्यार मिल रहा है, लेकिन अब आपको हम सुबह 9:15 बजे, चाहे वो बुलियन मार्केट हो, एग्री मार्केट हो, या फिर जो है मेटल की कीमतों को लेकर के आपके सवाल जवाब हो, कोई भी सवाल आपके मन में हो कमोडिटी बाज़ार को लेकर के, आप सुबह 9:15 बजे सोमवार से शुक्रवार जुड़ जाइए हमारे साथ, और आपके मन की जो तमाम दुविधाएं, आशंकाएं हैं, वो इस कार्यक्रम में दूर होंगी। हमारे साथ मौजूद होंगे एक्सपर्ट। सर, अब धीरे धीरे करके हमने जो तमाम कार्यक्रम शुरू किए हैं, उसमें लगातार हम नए से नए इस गुलिस्ता में जो है फूल जोड़ते जा रहे हैं। अब सोमवार से नया आगाज़ हो रहा है सर कमोडिटी बाज़ार के शो का। सेगमेंट्स तो हमारे बहुत सारे जा रहे थे, आप कोई टिप्पणी करना चाहेंगे इस पर?
बोनस के कंटेंट को बेहतर करने की हमारी कोशिशों में ये हमारा एक और महत्वपूर्ण पड़ाव है। हम प्रारंभ से इस बात की कोशिश कर रहे थे कि जैसे शेयर बाजार अर्थव्यवस्था का एक ध्रुव है, वैसे ही कमोडिटी बाजार उसका दूसरा हिस्सा है और वो बुनियादी फंडामेंटल हिस्सा है, क्योंकि उससे किसान भी जुड़ते हैं, उससे मजदूर, खनन कंपनियां जुड़ती हैं और भारत के ट्रेडिंग नेटवर्क का, भारत के ट्रेडिंग सिस्टम का, जो कि दशकों से, सदियों से चला आ रहा है, उसका एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है। और इसे हिंदी के दर्शकों के लिए, हिंदी के निवेशकों के लिए, हिंदी समझने वालों के लिए सार्वजनिक रूप से सामने लाया जाना चाहिए। लंबी जद्दोजहद के बाद, तकनीकी चुनौतियों के बाद, डेटा लेने के बाद हम आज इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि हम सोमवार से आपके लिए पहली बार भारत में कोई भी चैनल कमोडिटीज़ की लाइव कवरेज लेकर आ रहा है, और वो भी इंटरैक्टिव की। आप इससे सवाल पूछ सकते हैं, फिर वो मामला चाहे गेहूं, चावल, दलहन, तिलहन का हो, या मामला मेटल्स का हो, या कि बुलियंस का हो, या एनर्जी का हो, इसकी सारी अपडेटेड जानकारी, आपके सवालों के जवाब आपको बोनस पर मिलेंगे। बोनस से के मंडी मास्टर से जुड़िए, इसे सुझाव दीजिए, सलाह दीजिए, इसे ठीक करने की, इसे बेहतर करने की सलाहें दीजिए, उनका हम हमेशा स्वागत करेंगे। और अपने सवाल पूछिए, क्योंकि हम पहली बार एक कोशिश कर रहे हैं जहां विशेषज्ञ और आप एक दूसरे के आमने सामने हो और आपके सवालों का समाधान मिल सके। तो मंडी मास्टर पर आप सबकी प्रतिक्रियाओं का, प्रोत्साहन का हमें इंतजार रहेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद जो है आपका आज के इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, तमाम खबरों का विश्लेषण करने के लिए। तो चलिए, बोनस पॉइंट को अब यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लगातार बोनस के साथ जुड़े रहिए। फिलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।